सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा हमारे सामने ये पिक्चर रखी है जो वक्त के साथ बदलती तो रहती है, लेकिन कुछ बेसिक चैलेंजेस और बेसिक इंडिकेटर्स या पैरामीटर सेम ही रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान कहां खड़ा है और आने वाली हुकूमत के लिए कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो सामने आने वाले हैं? शहबाज साहब, देखिए, आपने अपने जो इंट्रो में बता दिया है कि जिस किस्म के हालात हैं उसमें आपने आज देख लिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर दोबारा इजाफा हुआ है दूसरी दफा इस माह में। उसके साथ ही जो गैस की कीमतें हैं खास तौर पर, उसमें ये पहला इजाफा नहीं है, ये एक साल में तीसरा इजाफा है। एक ये भी गवर्नमेंट ने कर दिया था पिछले साल जनवरी फरवरी में, दूसरा फिर ये केटीआर गवर्नमेंट ने किया नवंबर में, और जो नवंबर वाला इजाफा था वो कितना इजाफा था उसके ऊपर भी आज तक एक झगड़ा पड़ा हुआ है और मामला जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में गया हुआ है। वो झगड़ा ये है कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स है वो कह रहे हैं कि 1108% इजाफा हुआ है सबसे ज्यादा जो, और जो हुकूमत कह रही है उसके मुताबिक कोई 174-175% इजाफा है। बहरहाल अब उसके ऊपर तीसरा इंक्रीज आ गया, वो है अब जो हमारा रेजिडेंशियल कंज्यूमर है जिस मोस्ट वल्नरेबल है उनके लिए सबसे ज्यादा इजाफा है, तकरीबन 67%, और कैटेगरीज के लिए भी कोई 6-7% से लेके कुछ तकरीबन 32-33% तक इजाफा है। हैविंग सेड दैट, ये जो हमारे मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है उनके लिए अभी भी सब्सिडीज है, इसके बावजूद उनकी कीमतों में कुछ 100 रुपया पर यूनिट इजाफा किया गया है, स्टिल दे आर गेटिंग सब्सिडीज। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे रही, वो जो उनकी जा रही है वो हम जो बेहतर क्लास की वो हमारी जो इनकम ग्रुप्स हैं जिनकी कंजम्पशन ज्यादा है वो सब्सिडी दे रहे हैं। सीएनजी का कंज्यूमर उनके लिए सब्सिडी दे रहा है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर उनके लिए सब्सिडी दे रहा है, और जो कमर्शियल कंज्यूमर जैसे तंदूर वगैरह है उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो भी सब्सिडी दूसरे जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए दे रहे हैं। तो आगे क्या होगा, आगे भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। दैट लीड्स टू योर क्वेश्चन ऑफ द चैलेंजेस। सबसे बड़ा यही है कि जब हम IMF का प्रोग्राम करेंगे, और IMF इस वक्त इंतजार कर रहा है कि कब आपकी हुकूमत बने, कब काबीना बने और कब अगला मिशन पाकिस्तान भेजे, जो अभी रिव्यू चल रहा है उसके लिए उसके दौरान अगले प्रोग्राम की बात होनी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ख्याल इवन के बिफोर द IMF के वजीर खजाना कौन होगा, जब वजीर खजाना हो जाएगा फिर IMF से डील करना है, और जो IMF की डीलिंग होगी वो आपका एक अगेन इट्स अ प्रोसेस ऑफ 2 to 3 years ऑफ पेनफुल मेजर्स जो हम पहले भी कई सालों से और दहाइयों से लेते आ रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ बिफोर यू पुट अ क्वेश्चन, कल की जो प्राइस इंक्रीज है उसमें एक अच्छी चीज भी है। उसके अंदर ये है कि जो फर्टिलाइजर प्लांट्स थे उनको सब्सिडाइज गैस मिल रही थी, वो 50 अरब रुपए की उनको सब्सिडी मिल रही थी, और वो भी आपको पता है हुकूमत तो सब्सिडी दे नहीं रही थी की सब्सिडी उनकी विड्रॉ हुई है। अब कहने को तो इससे जो खाद की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 4 कारखाने थे जो सब्सिडी ले रहे थे वो उसका इम्पैक्ट जो किसान थे उनको पास ऑन नहीं कर रहे थे, वो खुद अफोर्डेबिलिटी में उसको बिल्ड कर रहे थे। तो प्राइस की एक बड़ी डिस्टॉर्शन थी, कोई 200 रुपए पर MMBTU गैस ले रहा था, कोई 2000 रुपए पे ले रहा था। तो कल इन्होंने चंद एक प्लांट्स को छोड़ के बाकियों के लिए उसकी जो कीमत है उसको एक एवरेज प्राइस को तकरीबन 1600 रुपया पर MMBTU इन्होंने किया है। ओके, दैट्स राइट, ठीक है। अच्छा, अभी शहबाज राना साहब आपने खुद भी पॉइंट आउट किया कि अगली जो हुकूमत जो भी बनेगी उसके चैलेंजेस जो टीम बिल्डिंग है, ऑब्वियसली हमने माजी में देखा है कि जब PDM हुकूमत भी थी या पहले भी मामला IMF से डीलिंग एक बहुत ट्रिकी मामला होता है, और उसमें उनको मुतमईन करना या अपनी जो आवाम है उसके ऊपर डिसीजंस को इम्पोज करना वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो टीम बिल्डिंग से लेके जो लोग इस सारे प्रोसेस का हिस्सा होंगे उनकी भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल होंगे, तो इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, PMLN का जो इकोनॉमिक टीम इनकी हिस्टोरिकली अच्छी रही है, परफॉर्मेंस इनकी जैसी भी रही हो, पॉलिसीज इनकी जैसी रही, लेकिन इनके पास कहा यह जाता है कि इकोनॉमी के इनके पास अच्छे लोग रहे हैं। इस दफा इनका एक डिलेमा हुआ है, एक तो पार्टी जो टूट फूट हुई है जिसमें बहुत अच्छे लोग जैसे डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल वो पार्टी छोड़ गए, शायद खकान अब्बासी वो कैबिनेट में नहीं है। फिर दूसरे से डिलेमा ये हुआ कि इनके 2-3 मिनिस्टर जो होते थे परमानेंट फीचर होते थे वो हार गए हैं, जिसमें खुर्रम नसीर खान साहब हैं, जिसमें आपके ख्वाजा साद रफीक हैं, जिसमें दूसरी साइड पे चौधरी बरजीस ताहिर साहब है, वो कश्मीर इस तरह की उनको वजारतें मिलती थी। तो जो इनकी एक कोर किचन कैबिनेट होती थी वो इस दफा मुकम्मल नहीं है। उसके ऊपर अब इनको चैलेंज ये आ गया है कि जो बाकी लोग बचे हैं, जिसमें खासतौर पर इसहाक डार साहब, वो तो ही स्टिल देयर इन द सेनेट एंड ही कैन बी द फाइनेंस मिनिस्टर, बट पार्टी के अंदर कुछ अब मसले मसाइल बढ़ गए हैं उनका नाम लेकर, तो
आपने जब वो शुरू में कतई कलामी की माजरत जिक्र किया तो मैं पूछने लगा था कि आपने कहा अब ये देखना होगा कि कौन होगा फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप बताएं ना कौन होगा फाइनेंस मिनिस्टर। 2-3 नाम चल रहे हैं और मैं आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने आज रात के शो के लिए भी होल्ड करूंगा। थोड़ी सी हमें दे दें। लेकिन 2-3 नाम इस वक्त बिल्कुल चल रहे हैं। अनलाइक पास जहां पे क्लैरिटी होती थी कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं, वो जो क्लैरिटी है वो अभी भी मौजूद नहीं है। अच्छा। एंड माय मैसेज टू द PMLN इज के ये क्लैरिटी दे जिसको भी उन्होंने लेके आना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो चीज कही जाती है ना डार साहब के बारे में कि उन्होंने पिछला IMF का जो प्रोग्राम था वो खराब किया और उनसे बात नहीं करना चाह रहे थे, उसके साथ एक चीज ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 2013 से 17 वाला जो प्रोग्राम था किया उन्होंने कंप्लीट किया, तो उसके जो भी फैक्टर्स थे, यूएस की सपोर्ट थी, व्हाटएवर, बट ही वाज द फेस। अब मसला यह है कि इसके ऊपर मैं लिख भी चुका हूं और मैंने अपने प्रोग्राम में बात भी की है कि ये जो पिछला प्रोग्राम खराब किया गया था वो किसने और क्यों किया था, क्यों करवाया। अच्छा, लेकिन शहबाज राना अगर हम आपसे ये पूछें या आपकी राय लें, चलें एज अ जर्नलिस्ट आप राय दें इस पे कि जिस तरह की मुल्क की हालत है और जिस तरह की, क्योंकि द वे इसहाक डार साहब वर्क्स वो आपसे या हमसे ढका छुपा तो नहीं, हमें पता है उनका तरीका क्या है, तरीकाकार क्या है काम करने का, हम उनको बार बार देख चुके हैं। आपके ख्याल में इस सिचुएशन में वो कामयाब हो सकते हैं? उनका जो तरीकाकार है, जिस तरह उनका द वे टू डील विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कैन ही बी द वन जो कर सकता है, या फिर आपके ख्याल में नहीं, शायद तब्दीली करनी ही पड़े? देखिए कौन इस वक्त वजीर खजाना नहीं होना चाहिए, अगर वो बात कर लेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। किसी भी बैंकर को वजीर खजाना नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी इंपोर्टेड बंदे को वजीर खजाना नहीं लगाना चाहिए। देखिए नंबर 3, ऐसे बंदे को आप वजीर खजाना लगाए, आप ये क्वालिफिकेशन आ गई, पहले तो डिस्क्वालिफिकेशन थी। क्वालिफिकेशन ये है कि उसका स्ट्रेटेजिक विजन हो, उसका पॉलिटिकल विजन हो, उसका इकोनॉमिक विजन हो, और नंबर 4 वो एक टीम प्लेयर हो। आपको ये 4 क्वालिटीज देखनी है, ठीक, वेदर सम लाइक्स इट और नॉट, ये चारों चीजें इसहाक डार में पाई जा रही। ओके। PMLN के पास कोई ऐसा कैंडिडेट मुझे इस वक्त अदर देन इसहाक डार इस स्टेज के ऊपर इस एक्सपीरियंस के साथ नजर नहीं आ रहा। अब उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है जी कि वो डॉलर को पकड़ के बैठ जाते हैं और बड़ी उनकी रिजिड पॉलिसीज होती हैं, कुछ क्रिटिसिज्म वो ठीक भी है। क्या आज पाकिस्तान में जो डॉलर और रुपए की कदर है वो आजाद है? क्या मार्केट डिटरमाइन? क्या आज भी आपको इसहाक डार की पॉलिसी की कंटिन्यूएशन नजर नहीं आ रही? तो बहुत सारी चीजें जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो डिक्टेट कर रहे होते हैं। आपको जो चॉइस करनी चाहिए वो इसहाक डार साहब हो, कोई और हो, ये 3-4 जो बुनियादी क्राइटेरिया उसको सामने रख के करनी चाहिए। होना ये चाहिए कि एक ऊपर सीजन फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए जिसको भी पार्टी लगाए और फौरी उसका ऐलान करे। जिस तरह का नाम अहम है उसी तरह वजीर खजाना का नाम अहम है। एक नीचे एक जूनियर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस लगाए जो आगे पार्टी को भी अब बंदे चाहिए, पार्टी में बंदे खत्म हो रहे हैं। आज से कुछ अर्सा पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहते थे कि उनके पास बंदा नहीं है फाइनेंस का। हमें एक लगा था कि शायद मुराद अली शाह साहब आ जाए सेंटर में, लेकिन वो चूंकि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं आ रही तो मुराद अली शाह कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर। वो सूबे की भी फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं बहुत अरसा से। सलीम माड़ी वाला नाम था उनके पास, नवीद कमर थे उनके पास। पीटीआई का भी ये डायलेमा है जो अब इस वक्त PMLN फेस कर रही है और उससे पहले PPP कर रही थी। के भी जो स्टॉल वार्ड्स थे वो या तो पार्टी छोड़ चुके थे या वो जीत नहीं। तो यहाँ पे हर तरफ पाकिस्तान में एक मसला ये पैदा हो गया कि वजीर खजाना किसको बनाए, बंदा नहीं मिलता। तो ये जो इनका अभी रिसेंट एक्सपेरिमेंट रहा है, अभी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है, शी वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। राना साहब आप भी CV अपनी तैयार रखें, फिर यू नेवर नो। मतलब आप चाहते हैं हम जर्नलिज्म करना भी भूल ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने इसको तो डिस्कस कर लिया कि हु कैन बी द वन, दूसरी जानिब हम चैलेंजेस को भी डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनली खासतौर पे जो IMF का मामला, इंटरनेशनली किस निगाह से देखा जा रहा है हमारी इस करंट सिचुएशन को, और खासतौर पे पोस्ट इलेक्शन, क्योंकि दुनिया की नजर थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। दो कि अमेरिका ने कहा कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, उनका स्टैंड ये, और बाकी ममालिक ने भी। लेकिन आपको ये क्या पिक्चर नजर आ रही है, पाकिस्तान के लिए आसानियां हैं इस करंट सेटअप के साथ या नहीं? शायद जब हम इंटरनेशनली कहीं जाएं तो हमें मुश्किलात हों आफ्टर सच काइंड ऑफ इलेक्शंस, जिस पे सवालात हैं। देखिए मैं भी जब मैं आपसे लाइव ज्वाइन करने से पहले मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग वो स्लिप कर गई। ना सिर्फ हमारी रैंकिंग स्लिप की है, हम जो है पहले हाइब्रिड रिजीम था पॉलिटिकली, उसको डाउनग्रेड करके अथॉरिटेरियन रिजीम कर दिया गया, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है। साथ ही
आप पढ़ना शुरू कर दें इंटरनेशनल प्रेस को, फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसके साथ इकोनॉमिस्ट, बाकी जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, फिर अल जजीरा, फिर जो 3-4 जो कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, ये जो इलेक्शन के आउटकम्स और उनकी जो मैनेजमेंट की गई है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टॉर्ट हुआ है। इसके साथ अब जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पॉलिटिकल फ्रंट पे, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे और मोर इम्पोर्टेंटली इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर इन चैलेंजेस के साथ डील करने जाएगी। एक वीक गवर्नमेंट और जिसको लेबल हो गई अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, बावजूद इसके के इलेक्शन के नतीजे में वो इलेक्ट हो है, जो भी उसके अंदर इस तरह के मसाइल रहे हैं जो हर पाकिस्तान के इलेक्शन में रहे हैं, ये कोई अनोखा इलेक्शन नहीं है, पर इस दफा जो मिसमैनेजमेंट हुई है इनसे और जो इन्होंने ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज की हैं, पिछले में आपको डाउट होता था, इस दफा डाउट के चांसेस कम है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिगिंग के चांसेस ज्यादा है। तो ग्राउंड के साथ जो भी कल नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठेगा किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी भी बैरूनी हुकूमत के साथ, तो वो वीक पोजीशन से स्टार्ट करेगा और एक वीक उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने के चांसेस हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया जी। मौजूदा मौशी सूरत हाल, आने वाली हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे इस मौशी मुहाज पे, इस हवाले से हम बात करें।